हाँ जी। गुड आफ्टरनून जी। गुड आफ्टरनून जी। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सब सही सलामत है भाई। गुड आफ्टरनून जी। तो आपसे बात चल रही थी आयनिक हाइड्राइड्स की। कोशिश करते हैं चैप्टर को आज खत्म करते हैं, जिससे कल तुम्हारी सारी हाइड्रोजन के असाइनमेंट आरपीएस के सबके डाउट्स हो जाए ना। शुरू करें। मेरे ख्याल में 29 की डेट नहीं आ रखी, 29 की, है ना? बता रहे थे ना बच्चे उस दिन की, सर ने बताया था। चलो। नहीं नहीं, वो इन्फॉर्मेशन दे देते हैं लोग, वैसे हुआ नहीं ऐसा कुछ। सुनो भाई, तो आयनिक हाइड्राइड का मतलब है आयनिक बॉन्ड बनना, है ना? इसमें किटायन इन्वॉल्व हुएगा क्या? एनायन, एनायन तो फिक्स ही हो गया। किटायन कहां से आएगा वो मैटर कर रहा है। तो किटायन आएगा मेटल फ्रॉम द फर्स्ट ए सेकेंड ए। और जो जो नहीं आ पाया वो मैंने आपको फजान रूल से बताया था, बेरिलियम मैग्नीशियम जो कोवलेंट बना देगा। इतना तो पता है ना, आयनिक कंपाउंड किसके बीच में बनता है? किटायन एनायन के बीच में। तो किटायन कहां से आया? फर्स्ट ए सेकेंड ए का। एनायन कहां से आया? ये भाई सब खुद है, H माइनस, अगर सुन पा रहे हो तो। ठीक हो गया भाई। आयनिक हाइड्राइड्स के एमपीवीपी हाई है, ये क्रिस्टलाइन नेचर के हैं, जल्दी से वेपराइज नहीं होते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस करवाओगे तो H माइनस 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 एनायन मूव टूवर्ड्स एनोड। और सॉलिड फेज में पूरी तरह से कैसे हैं ये? नॉन कंडक्टर, क्योंकि फ्री आयंस ही नहीं है। नो फ्री आयंस। लेकिन अगर पिघल जाए या घुल जाए पानी में, क्लियर है? अगर ये मोल्टन स्टेट में हो, अगर ये सोल्यूबल फॉर्म में हो, तो फिर ये कंडक्टर बन जाएंगे। कंडक्टर समझते हो ना? कंडक्टर मतलब कंडक्टर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। वो बस वाला ड्राइवर कंडक्टर नहीं। कहीं तुम्हारे दिमाग में जा रहा हो कंडक्टर बन जाएगा, फिर ड्राइवर कौन होएगा? चलो ड्राइवर हम बन जाएंगे। क्या बात है। वैसे ही छोटी सोच थी, तू कर लंबी सोच। अगर लंबी सोच तो ये थी कि तुम कंडक्टर को कंडक्टर सोचते, मतलब कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। वो होती लंबी सोच। चलो अच्छी बात है। हैं? चलो। अब वो एक बात कह रहा है जिसको भी सुनना चाहिए। पता है क्या हुआ बच्चे? आयनिक हाइड्राइड्स में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको पता ही होगा। वो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, उससे रिजिड भी हो गए, क्रिस्टलाइन भी हो गए, हार्ड भी हो गए, ये सब हो गया। अब इतना सब कुछ होने से इनकी जो डेंसिटी है, अंशिता थोड़ी रोंदू रोंदू से लग रही है। मम्मी ने मारा। तुम्हें मार के सो गया मतलब, मान लो। सेटिस्फेक्शन हो गया। वेरी गुड, अच्छी बात है। हिंसक नहीं होना चाहिए बंदे को, सब तरफ प्यार फैलाना चाहिए। पार्थ पे ये बात अप्लाई नहीं हो रही, बाकी सब पे हो रही है। अच्छा, मतलब तुम्हें इतना उन्होंने जो करेगा ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया तुझे। ओके। चलो, नेक्स्ट हमारे पास है, ध्यान से सुनो। कि इसकी जो डेंसिटी है ना इन हाइड्राइड्स की, वो है क्या? जो नॉर्मल मेटल लेके चल रहे हो ना बच्चे, सोचो ना, तो मेटल कौन सा लेके चल रहे हो? फर्स्ट ए वाला, सेकंड ए वाला, वो तो ऑलरेडी लाइट मेटल है। वो तो हल्के हल्के हैं, उनका तो साइज बड़ा ज्यादा है। तो यहां मैं लिख रहा हूं कि जो मेटल हाइड्राइड मेरे पास बना, जो मेटल हाइड्राइड मेरे पास बना, उसकी जो डेंसिटी है वो मच ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ मेटल यूज्ड है। और अगर आपने एस ब्लॉक पढ़ रखा होता तो मुझे तुम बोलते सर आप बोलो ही मत, हमें पता चल गया। क्योंकि एस ब्लॉक एलिमेंट्स की मेटल्स बड़ी लाइट होती है, हल्की होती है। सोडियम बताया तो था उस दिन, सिर्फ 98 पे तो मेल्ट ही कर जाएगा, इतना हल्का है। गोली मारो। एक बात तुम्हें पीरियोडिक टेबल से पता है कि इनके साइज लार्ज है। फर्स्ट और सेकेंड डे वालों के साइज लार्ज है। इसी वजह से भी, इसी वजह से भी जो मेटल हाइड्राइड बना ना, वो क्रिस्टलाइन बना, स्ट्रोंग बना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला बना। और एक बड़े बड़े मेटल के बीच में जगह खाली पड़ी हुई थी,
वो भी भर गई, हाइड्रोजन से भर गई। वर्डिंग सुनोगे, डेंसिटी ऑफ दीज हाइड्राइड्स इज हायर देन दोज ऑफ द मेटल फ्रॉम विच दे आर फॉर्म्ड। ओके, दिस इज बिकॉज, रीजन ढूंढना है। मैं पहला रीजन अपनी तरफ से लिख रहा हूं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये मेरा रीजन है ये। हाँ जी, कौन सा, सी या डी? डी में बच्चे बस इतनी सी बात बोलिए कि ये जो मेटल के हाइड्राइड्स बन रहे हैं, इनकी डेंसिटी ना जो मेटल हम यूज कर रहे हैं उससे ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि जो तुम्हारा एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जिनसे ये बन रहे हैं, बेरिलियम, लिथियम, उसके नीचे का सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये बड़े हल्के हल्के मेटल है, डेंसिटी बड़ी कम है इनकी, पानी पे तैरते रहते हैं। तो उनसे कंपेयर करें तो इनकी डेंसिटी बड़ी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? तो पहला रीजन मैं जो बता रहा हूं वो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और दूसरा रीजन क्या है जी? वो कह रहा है जो H माइनस आयन है, H माइनस आयन ऑक्यूपाई द होल्स ऑफ मेटल लैटिस। जो मेटल का लैटिस बन रहा है, नेटवर्क बन रहा है, उसमें H माइनस जाकर ऑक्यूपाई हो गया, बस वो भर गया, डेंसिटी भर गई। अगर होल भर गया ना तो उसमें H माइनस गया, तो H माइनस भरने से उसकी डेंसिटी भी क्या कर गई, रिच हो गई। डेंस का मतलब क्या होता है? पास पास। तो पहले मेटल बड़े थे, दूर दूर थे, उनके बीच खाली जगह थी, वो H माइनस ने भर दी तो डेंस हो गए, ज्यादा डेंस हो गए। तो दो वजह बताकर आओगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और सेकंड रीजन बताकर आओगे, होल्स ऑफ द मेटल लैटिस आर ऑक्यूपाइड बाय द H माइनस आयन। फोटो देखना चाहते हो इसकी? वैसे इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है जितना तुमने एनर्जी शो की थी। लो जी, इन जगहों में H माइनस आयन ऑक्यूपाई करेगा। तो जब ये जगह भर जाएंगी ना, जिसको मैं हाईलाइट करूंगा अभी, ये वाली जगह, तो फिर ये और डेंस हो जाएगा, और डेंस होने से डेंसिटी कंपेरेटिवली बढ़ गई। बोलो जी। और पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट ऑलरेडी आपको बता चुके हैं हम लोग, ये ई पॉइंट लिख दो, ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। ये जो मेटल के हाइड्राइड्स बन रहे हैं ना, दीज आर द पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स। भाई जहां H है ना, चाहे H माइनस है, चाहे H प्लस है, चाहे H2 है, ये है ही रिड्यूसिंग एजेंट। कोई मेरे से पूछेगा LiH क्या है, मैं बोलूंगा रिड्यूसिंग एजेंट। NaH क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। MPBP हाई हो ही चुके हैं, आपको पता है। और आपको बताया था जो एक्सेप्शनल थे, मतलब जिसके अंदर आयोनिक नहीं बना, बेरिलियम मैग्नीशियम टाइप से, उनके अंदर कोवलेंट करेक्टर है, वो आगे आई जाना है आपके पास। बेरिलियम में, लिथियम में, इन सब में ना कोवलेंट करेक्टर है, कारण है फजांस रूल, छोटे साइज। और एक बात, कभी पॉलीथीन का नाम सुना है? पॉलीथीन, पॉलीथीन, हाँ है ना, वो इथीन का पॉलीमर है। इथीन ये होती है, अगले बोर्ड पे लिख रहा हूं, ये आपके पास इथीन है, इसका पॉलीमर है पॉलीथीन, इसको लिखना मत अभी। तो ये जो पॉलीमराइजेशन की प्रॉपर्टी है ना बच्चे, वो किसके अंदर हुई? कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर। तो बच्चे मेरे से पूछ रहे थे नीचे पॉलीमरिक, पॉलीमरिक क्या लिखा हुआ है? जो कोवलेंट होएगा दैट विल फॉर्म द पॉलीमर। जो कोवलेंट होएगा ना, उसके अंदर पॉलीमरिक स्ट्रक्चर बनाने का नेचर होएगा। तो पॉलीमरिक NH नहीं बना सकता, KH नहीं बना सकता, इसको मैं F पॉइंट डाल रहा हूं। कोवलेंट हाइड्राइड्स कैन फॉर्म द polymeric structures। कोवलेंट हाइड्राइड्स कैन फॉर्म द पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर्स, और बार बार कह रहा हूं ये करेक्टरिस्टिक वही होएगा जहां पर कोवलेंट करेक्टर होंगे। NaCl का कौन सा पॉलीमर बनता है? इथीन का बनता है। इसके अलावा तुमने लाइफ में कौन सा पॉलीमर सुना है, बता ना, कोई भी एक पॉलीमर जो तुमने सुना हो। बहुत तुमने नायलोन नहीं सुना? नायलोन कभी? नायलोन भी पॉलीमर ही है। स्टार्च भी पॉलीमर है, किसका? ग्लूकोज का, है ना।
तो रिपीटिशन, तो ग्लूकोज आयनिक कंपाउंड थोड़ी है, ग्लूकोज तो कोवलेंट है ना? तो कोवलेंट में करेक्टर है किसका, पॉलीमेरिक होने का। तो जल्दी से एक रिवीजन करते हैं, कौन कौन से मेटल इन्वॉल्व है, एस वाले कौन इसमें एक्सेप्शनल है, बेरिलियम मैग्नीशियम लिथियम टाइप से, क्यों है, क्योंकि साइज छोटा है। आयनिक हाइड्राइड एमपीबीपी हाई है, क्यों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये क्रिस्टलाइन है, नॉन वोलेटाइल है, सॉलिड स्टेट में नॉन कंडक्टर है क्योंकि फ्री आयंस नहीं है, लेकिन घुली हुई फॉर्म में या फिर पिघली हुई फॉर्म में ये कंडक्टर है क्योंकि फ्री आयंस है। यू मान के चलो आप केमिकल बॉन्डिंग का आयनिक और कोवलेंट का डिफरेंस पढ़ रहे हो, ठीक है जी। उसके बाद इनका मेटल हाइड्राइड का डेंसिटी ज्यादा हो गया, किससे ज्यादा हो गया, मेटल यूज, कौन सा मेटल यूज हुआ है, फर्स्ट सेकंड है, और फर्स्ट सेकंड है बाय डिफॉल्ट लो डेंसिटी के, फर्स्ट सेकंड है बाय डिफॉल्ट ही लो डेंसिटी के। और इनका हाँ बोलो। लिथियम का साइज भी छोटा है, लिथियम मैग्नीशियम डायगोनल रिलेशन शो करते हैं ना एस ब्लॉक एलिमेंट में, तो कभी कभी लिथियम भी हम कंसीडर करेंगे, LiH भी कोवलेंट कैटेगरी में जाएगा, ठीक है ना। लिथियम मैग्नीशियम का डायगोनल रिलेशन है लिथियम मैग्नीशियम का, तो लिथियम भी जाता है इस कैटेगरी में। लिथियम हाइड्राइड इज रादर unreactive at moderate temperature with oxygen and chlorine. It is therefore used in synthesis of other useful complex metal hydride. These complex hydride decompose to evolve the hydrogen. इससे अच्छा हम सीधे सीधे लिख लें applications of LiH. लिथियम हाइड्राइड के एप्लीकेशंस, तो लिथियम हाइड्राइड का रिएक्शन मैंने Al2Cl6 से करवाया, तो इसने मुझे एक बहुत बढ़िया सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार रिड्यूसिंग एजेंट दिया जिसका नाम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और इसी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का जब मैं इसी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का जब मैं है ना दीज कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड डिकम्पोज, अगर मैं इसका डिकम्पोजिशन करवा दूं तो ये वापिस आपको LiH AlH और हाइड्रोजन दे देगा। अगर मैं इसको डिकम्पोज कर दूं तो LiAlH4, इसका नाम है लिथियम, जैसा दिख रहा है वैसे नाम बोल दो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसके अलावा LiH को जब आप B2S6 से रिएक्शन कराओगे तो एक बहुत शानदार सा रिड्यूसिंग एजेंट बनता है लिथियम बोरोहाइड्राइड। और जब आप इनको डिकम्पोज कर दोगे तो ये हाइड्रोजन रिलीज कर सकते हैं। अगर कोई इनमें सब में से शानदार बात चाहता है तो सबसे शानदार बात ये वाली है, डेंसिटी वाली। कौन बना रहा है, फर्स्ट डे वाले, सेकंड डे वाले। कौन कौन नहीं बना रहा, जो छोटे साइज वाले बनाएंगे तो सही बट कोवलेंट हो जाएंगे। हाँ भाई, कोई प्रॉब्लम। चलो नेक्स्ट कोवलेंट, यू मान के चलो कि अब आप कोवलेंट का कहीं ना कहीं अपनी को दिक्कत है, बोलो फटाफट। क्योंकि इससे बनने वाले रिड्यूसिंग एजेंट, जब मैं आपको सेम रेडोक्स चैप्टर का एंड वाला पार्ट पढ़ा दूंगा ना, तो मैं बताऊंगा लिथियम एक जबरदस्त रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम। इसीलिए हमने लिथियम का स्पेशली बात की है इन वाटर, इसीलिए बात की क्योंकि लिथियम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, अगर आप आपके पास वो बुक पढ़ी हो ना जिसके अंदर रेडोक्स चैप्टर है, उसके एंड के 2-3 पेज देखो, वहां एक टेबल बनी हुई है, वहां लिथियम का SRP, जिसके बारे में लगातार बोलता रहा हूं, माइनस में सबसे ज्यादा है। यूं जनरल बोलूं तो सबसे कम है, माइनस में सबसे ज्यादा है, तो वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। तो उसी से हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बनाए, इसलिए हमने लिथियम हाइड्राइड की स्पेसिफिकली बात की है। लिथियम इटसेल्फ इज वेरी पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ जी, शुरू करें कोवलेंट मोलिकुलर हाइड्राइड्स को। हाँ जी, तो सबसे पहली बात, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं। दीज हाइड्राइड्स आर फॉर्म्ड बाय द मोस्ट ऑफ पी ब्लॉक यूज्ड एलिमेंट्स। एस ब्लॉक ने कोवलेंट तुम्हारे आयनिक बना दिए, और पी ब्लॉक तुम्हें क्या दे रहा है, मोस्ट ऑफ द कोवलेंट। शेयरिंग होगी बच्चे, इसमें कौन सी इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज थोड़ी होगा,
शेयरिंग होगी। और एस ब्लॉक वाले कौन कौन जो पीछे बताए थे, बेरिलियम भी है, मैग्नीशियम भी है, और समवट लिथियम भी है। जैसे आयनिक वालों के बीच ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था ना, वो क्रिस्टलाइन हुए, हायर एमपीवीपी हुए, ऐसा सब कुछ। यहां वैसा आपको कुछ नहीं मिलेगा। जैसे कोवलेंट में जनरली या तो गैस होते हैं, लिक्विड होते हैं, वोलेटाइल सॉलिड होते हैं। तुम भूल गए हो शायद ना कोवलेंट केमिकल बॉन्डिंग में आयनिक और कोवलेंट के बीच का डिफरेंस। दीज हाइड्राइड्स कंसिस्ट ऑफ द डिस्क्रीट कोवलेंट, तो इसमें डिस्क्रीट का मतलब डिसकॉन्टिन्यूअस, अलग अलग। क्लियर ना? तो कुल मिलाकर इनके एमपी बीपी कम है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें नहीं है। कंडक्टिविटी इनमें बिल्कुल नहीं है, वहां भी नहीं थी। आयंस नहीं है ना बच्चे, वो सॉलिड में कंडक्टर नहीं है। और ये लाइफ टाइम ही कंडक्टर नहीं है। चाहे इसको पानी में घोल दो, चाहे इसको गर्म करके टुकड़े कर दो इसके, तो मोलिक्यूल्स बनेंगे। कोई आयन नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। मुझे लग रहा है तुम नींद में जा चुके हो, और साथ में तुम्हें सदमे सुदमे भी लग रहे हैं लगातार, लगता है। अब देखो ना, तुम्हारा जो क्लासिफिकेशन ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स, वापस तुम्हारा ऑक्टेट रूल जैसा ही कुछ एग्जांपल आएंगे, देखना। पहले वाले हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, याद करो BH3। बी के आउटर मोस्ट में सिर्फ 3 बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसको क्या बोलोगे? हाइपोवेलेंट। याद करो, हाइपोवेलेंट। इलेक्ट्रॉन्स आर लेस देन 8। इसी की नकल AlH3। इलेक्ट्रॉन्स आर लेस देन 8, हाइपोवेलेंट। बस आपको ये समझना है कि नया नहीं पढ़ रहे हो, पुरानी चीजों को ही रिवाइज कर रहे हो, तो ये बहुत जल्दी जल्दी तुम्हारे दिमाग में एंट्री करेंगे। ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शनल में लेस देन 8 वाले थे, वो बोरोन का था, बेरिलियम के कंपाउंड थे। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में BeH2 भी लिख डालो। BeH2 तो वैसे भी कोवलेंट हुआ था, यहां लिखना बनता है उसका। हम्म? उसके बाद जो अगली कैटेगरी है, वो है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन पूरे पूरे 8 है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब लेस देन 8। यहां अगला आपके पास कैटेगरी है इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन। मिथेन लिख दो, सिलेन लिख दो, प्लम्बेन लिख दो, ऐसे ढेरों सारे लिख सकते हो। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हाइड्रोकार्बन लिख दो, सबके आउटर मोस्ट में 8 पड़े हुए। इथेन लिख दो, ब्यूटेन लिख दो, जो मन में आए ना हाइड्रोकार्बन कोई लिख दो। मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, हेक्सीन, इथाइन, विथाइन, जो भी लिखना है लिख दो। लोन पेयर का नाम सुना है? लोन पेयर। लोंग पेयर नहीं, लोन पेयर, LONE। अच्छा। अच्छा, वो दो बिंदियां सी होती है, उसको बोलते हैं ना लोन पेयर। क्या बात है। तो वो नाइट्रोजन पे है, वो वाटर पे है, वो HF पे है, तो उनको इलेक्ट्रॉन रिच बोल दिया इसने ना। अगली कैटेगरी पता है कौन सी हुई? इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच में अमोनिया PH3, इलेक्ट्रॉन रिच में वाटर H2S, इलेक्ट्रॉन रिच में HF HCl। कंटेन्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये अमोनिया, फोस्फीन, SeH2O, वाटर का मॉलिक्यूल तो सुना होगा कभी आपने। वेरी गुड। स्मार्ट कितने हो गए यार, मतलब ना मेरे को तो अच्छा लगता है देख के। ओह थैंक यू।
चलो किसी ने कुछ तो छीना किसी का बैठे बैठे ऑनलाइन। चलो जी, तो मेरा कहना है कि 8 से नीचे हो तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, और पूरे 8 हो, ना 8 से कम हो ना 8 से ज्यादा हो, तो प्रिसाइज हो गया। कार्बन के मेंबर उठा लो सारे, और 8 ही हो लेकिन लोन पेयर दिख रहे हो ना, तो उसको तुमने इलेक्ट्रॉन रिच बोल दिया कि कोवलेंट वाले। अमोनिया कोवलेंट है, अरे अमोनिया कोवलेंट ही होगा, शेयरिंग से बना हुआ है। अमोनिया sp3 हाइब्रिड है, पिरामिडल है, 107 डिग्री एंगल है, वोटर 104 डिग्री एंगल है, sp3 हाइब्रिड है, सब कोवलेंट ही है, शेयरिंग से बने हुए जो ना। तो पहली कैटेगरी थी सलाइन, दूसरी कैटेगरी होगी कोवलेंट, पहली वाली कैटेगरी थी सोल्ट, पहली वाली कैटेगरी थी आयोनिक, और दूसरी कैटेगरी होगी कोवलेंट, तीसरी कैटेगरी आपके पास मेटेलिक। अच्छा कौन बच गया? अकेले डी ब्लॉक बच गया बीच में। एस ब्लॉक वालों ने आयनिक बना दिए, पी ब्लॉक वालों ने, जनरल बात करते हैं ना एक्सेप्शन छोड़ के, और पी ब्लॉक वालों ने तुम्हें कोवलेंट दे दिए, और बीच में बच गया डी ब्लॉक, वो तुम्हें कौन दे देगा? मेटेलिक या इंटरस्टिशियल। तीसरी कैटेगरी शुरू हो गई है बच्चे, मेटेलिक और इंटरस्टिशियल। इसके बाद बस चैप्टर में कुछ दम नहीं बचेगा, मेटेलिक और इंटरस्टिशियल। अब वोटर का एग्जांपल आएगा। वोटर क्या है भाई? sp3 हाइब्रिड है, पोलर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, आइस है, 4 डिग्री पे मैक्सिमम डेंसिटी होती है। ऐसी बातें शुरू हो जाएंगी रत्ती रत्ती सी ना। बस ये लास्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी की बातें चल रही है। फिर D2 होएगा। पानी को अगर हम इलेक्ट्रोलाइज करें लगातार, एग्जॉस्टिव इलेक्ट्रोलाइसिस, तो 6000 ml में से 1 ml D2O निकल आएगा। जैसे नॉर्मल हाइड्रोजन में ड्यूटीरियम होता है ना, मान लो एक सैंपल इकट्ठा कर लो हाइड्रोजन का, उसमें ड्यूटीरियम ट्राइटियम पक्के होंगे। ऐसे पानी का सैंपल इकट्ठा कर लो 6000 लीटर, जैसे मेरे पास ये 800 ml पानी पड़ा हुआ है, तो इसमें 6000 का डिवाइड मार देना, उतना इसमें D2O भी है। तो मैं पानी पी रहा हूं, मैं D2O भी पी रहा हूं, लेकिन ट्रेसेस में पी रहा हूं। आइसोटोप इसमें है, H2O में D2O पक्का है, लेकिन जैसे 6000 लीटर में 1 लीटर, 6000 ml में 1 ml, मतलब 6 लीटर में 1 ml, एक बूंद निकलेगी जो D2O हुई, वो भी एग्जॉस्टिव इलेक्ट्रोलाइसिस। ऐसी बातें आ गई बस ना। सुनो, मेटेलिक और इंटरस्टिशियल, तो इसको बनाने वाला कौन है? तो वेरी गुड, मेटल इन्वोल्ड, वो कौन है जी? ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन, तो डी एंड एफ ब्लॉक लिख देते हैं ना। पी ब्लॉक एलिमेंट में ट्रांजिशन का मतलब था डी, और इनर ट्रांजिशन का मतलब था एफ। हे महान लोगों, चलो अच्छी बात, वेरी गुड। एट एलिवेटेड टेम्परेचर का मतलब हुआ कि डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट को जब आप हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाओगे हाई टेम्परेचर पे, तो तुम्हारे पास इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स बनेंगे। ये जनरल फॉर्मूला फॉलो नहीं करते, तो इनको बोलते हैं नॉन स्टोक्योमेट्री। स्टोक्योमेट्री में तो फॉर्मूला फॉलो करना होता है ना, नॉन स्टोक्योमेट्री में फॉर्मूला फॉलो नहीं करते। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आउट ऑफ द फोर विच टाइप ऑफ हाइड्राइड्स आर नॉन स्टोक्योमेट्री, तो योर आंसर शुड बी नॉट द आयोनिक, नॉट द नीदर आयोनिक नॉर कोवलेंट, बट जो फाइनली बचे इंटरस्टिशियल। ये जनरल फॉर्मूला ओबे नहीं करते, ये जनरल फॉर्मूला ओबे नहीं करते हैं, क्लियर ना? तो सुने इस बात को, मेनी ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एट एलिवेटेड टेम्परेचर एडजॉर्ब वर्ड सुनना, एडजॉर्ब hydrogen into the interstitial space of their lattices without distortion to yield the metal like hydride often called the interstitial। तो मैंने कुछ भी गुंजाइशीन रखी उस 4 लाइनों में से कोई बचे यहाँ पर, सिंपल सिंपल डीएनएफ लिखा, हाइड्रोजन लिखा, एलिवेटेड टेम्परेचर लिखा, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड लिख दिया। और अगर थोड़ा सा और इसमें जिक्र करना चाहते हो, हाइड्रोजन एट द वेकेंट स्पेसेस है, खाली जगहों में, ये कोई कंपाउंड नहीं है। जो खाली जगह थी ना, वेकेंट स्पेसेस, उसमें एंट्री कर गई है हाइड्रोजन। दूसरा करेक्टर नॉन स्टोक्योमेट्री, नॉन स्टोक्योमेट्री, तो इसका मतलब है नो जनरल फॉर्मूला। नो जनरल फॉर्मूला मतलब जैसे ना किसी की वैलेंसी 3 है, तो वो 3 वैलेंसी शो नहीं करेगा। कैसे रहेगा? जैसे एल लेंथेनम, H 2.87, 2.88, 2.99, YB इट्रीबियम, H 2.5556। रट्टे मत मारना, ये H 2.6 भी हो सकता है, 2.7 भी हो सकता है, ये अपनी वैलेंसी से ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है। उसको बोलते हैं नो
नॉन स्टोकियोमेट्री, नॉन स्टोकियोमेट्री मतलब नो जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला ओबे नहीं कर रहे, नॉन स्टोकियोमेट्री। ये महान लोगों, तुम्हें ये बात क्लियर हुई? एस ब्लॉक एलिमेंट वाले तुम्हें आयनिक दे रहे हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट वाले तुम्हें कोवलेंट दे रहे हैं, क्लियर ना? और डी ब्लॉक वाले तुम्हें इंटरस्टिशियल दे रहे हैं, इंटरस्टिशियल दे रहे हैं, सांची रे सांची रे। अच्छा, रिस्पेक्टिवली, ठीक है जी। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप, ये और भी शानदार बात आ गई जिसको मैं रेड पेन से लिख रहा हूं। 789 हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर हाइड्राइड गैप है। ऑलवेज ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन बनता है। 789 का मतलब जैसे तुम्हारा स्कैंडियम वाली सीरीज होगी, तीसरा है वो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, जहां जाकर मैग्नीज आएगा ना, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, वो अवॉइड करते हैं हाइड्राइड का बनना। द एलिमेंट्स ऑफ 789 डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड्स, इसको बोलते हैं हाइड्राइड गैप। इन ग्रुप 6, ग्रुप नंबर 6 में भी क्रोमियम बना रहा है क्योंकि उसके पास मैक्सिमम अनपेड पड़े हैं बाहर ना। ग्रुप नंबर 6 में भी क्रोमियम का हाइड्राइड पॉसिबल है। तो ये ट्रू फॉल्स की अच्छी लाइन है। मोस्ट ऑफ द हाइड्राइड्स आर गुड कंडक्टर, वो तो मेटल के बने गुड कंडक्टर ही होंगे, कोवलेंट वाले नहीं होते हैं, ये तो सारे अच्छे कंडक्टर है। और एक बड़ी सिंपल सी बात है, उसको सुनना ध्यान से। पीडी, पीटी एंड निकल, ये हाइड्रोजन एडजॉर्ब करते हैं। तुमने एडजॉर्ब नाम सुना है कभी? एडजॉर्ब ओनली ऑन सरफेस। जैसे ना चोक लो, एक चोक का नाम सुना, चोक, CHAL की चोक, कैल्शियम कार्बोनेट, बोर्ड पे लिखते हैं जिससे चोक, है ना, नाम सुना चोक। वो चोक ना पानी में डालो और सडन बाहर निकाल लो, तो ना सिर्फ आउटर सरफेस पे पानी सोखा जाएगा। अभी मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ हिंदी वाला, सोखा जाएगा, सोखेगा वो। उस सोखने वर्ड को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एडजॉर्प्शन, AD, नॉट एब्जॉर्प्शन, AD। तो एडजॉर्प्शन का मतलब है ओनली ऑन सरफेस, नॉट इन बल्क। अगले साल चैप्टर है जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री, जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। और इसको हम लोगों ने एक नाम दे रखा है, अगर कोई मेटल हाइड्रोजन को एडजॉर्ब करता है तो उस टर्म को हम बोलते हैं OCCUL, ओक्लूजन। ओक्लूजन, स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हुई है, ओक्लूजन, OCCULSIUN, ठीक लिखा है मैंने, ओक्लूजन। ओक्लूजन, यहाँ यू हो रहेगा एक ना, इसकी थोड़ी मिस्टेक है। ये ओक्लूजन, ये ओक्लूजन में मेटल पक्का होना चाहिए, ये वाला मेटल फिक्स है, और हाइड्रोजन उसकी सरफेस पे क्या हो रही है, एडजॉर्ब हो रही है। और कितनी हो रही है, मान लो 1 ग्राम ना, सुनो, अगर 1 ग्राम मान लो प्लेटिनम है तो 1000 ग्राम हाइड्रोजन एडजॉर्ब कर सकता है वो। और इसीलिए हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने पीटी निकल को ना स्टोरेज मीडिया ऑफ हाइड्रोजन बोला हुआ है, ये भी लिख लेना। पीटी निकल आर ऑल्सो नोन एज स्टोरेज मीडिया ऑफ हाइड्रोजन। पीटी, पीडी निकल आर ऑल्सो नोन एज स्टोरेज मीडिया ऑफ हाइड्रोजन, स्टोरेज मीडिया ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये अपना 1 ग्राम मास होएगा, 1000 ग्राम हाइड्रोजन को एडजॉर्ब कर लेंगे, स्टोरेज मीडिया ऑफ हाइड्रोजन। लो जी, ये पॉइंट था आपका। EF पॉइंट की बात कर ले, इनकी जो डेंसिटी है। अच्छा, आपको पता है जो डी ब्लॉक एलिमेंट वाले ना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, सॉरी, इनकी मिनिमम डेंसिटी 3 ग्राम/cc है, 3 ग्राम मिनिमम बता रहा हूँ, वो है स्कैंडियम की मिनिमम। और उधर ओसमियम, इरिडियम ले लो तो 20 ग्राम/cc है। जैसे 1 लीटर कोई इरिडियम लेके घूम रहा हो तो अप्रोक्सीमेट 21 किलो 1 लीटर में। आपको उस दिन बताया था ना, अगर मरकरी 1 लीटर है तो वो 13.6 kg के बराबर है।
अगर आपके पास 1 लीटर मरकरी है तो उसका किलो में जो मास है वो 13.6 kg है। 1 लीटर में 13.6 किलो। तो इनकी डेंसिटी जबरदस्त है खुद की। लेकिन हाइड्रोजन डाला, गैस डाल दी, गैस डाल दी, गैस डाल दी। अपने दिमाग से, एप्टीट्यूड से बताओ, अगर किसी हैवी हाई डेंसिटी वाले में गैस डालोगे तो उसकी डेंसिटी बढ़ेगी कि कम होगी? तो डेंसिटी ऑफ दीज इंटरस्टिशियल हाइड्रो गैस जो है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, कम होती है? ओहो, गैस कैसे डेंस हो जाएगी महान आत्माओं? गैस गैस डेंसिटी को 9वीं 10वीं का रट्टा मत मारो यार। यू शुड अंडरस्टैंड द गैस मीन पार्टिकल्स हैव द वेरी लार्ज डिस्टेंसेस। और लार्ज डिस्टेंस है मतलब डेंस नहीं है, डेंसिटी सबसे कम है। और उसको किसी डेंस में डाल दोगे तो प्लस जब होएगा तो डेंसिटी धीरे धीरे क्या आएगी, डाउन जाएगी। डेंसिटी ऑफ इंटरस्टिशियल हाइड्राइड कम है। किससे? जो आप डी या एफ ब्लॉक का मेटल ले रहे हो, क्योंकि वो हाईली डेंस मेटल्स है। मैंने बताया ना, मिनिमम 3 ग्राम पर सीसी है स्कैंडियम की, और हाईएस्ट 21 ग्राम पर सीसी है। तो मिनिमम तो 3 है ना, 3 ग्राम पर सीसी भी है। मतलब अगर आपके पास 1 लीटर स्कैंडियम है तो 3 किलो है वो, कम से कम बता रहा हूं। तो डेंसिटी ऑफ दिस हाइड्राइड इज लोअर देन दोज ऑफ मेटल विच दे आर फॉर्म्ड एज देयर क्रिस्टल लैटिसेस एक्सपेंड ड्यू टू इंक्लूजन ऑफ हाइड्रोजन। घुस गई ना उसके होल्स के अंदर, तो वो हल्का हो गया मेटल। ये एक फालतू की लाइन है। रिसेंट स्टडीज हैव शोन दैट एक्सेप्ट फॉर हाइड्राइड ऑफ निकल, पीडी, सीरियम एंड एक्टिनियम, other hydrides of the class have lattice different from their that of parent metal। मतलब कुल मिलाकर पेरेंट मेटल से जनरल में अगर मेरे से बोले 99.9% केस में मेटल का लैटिस और मेटल हाइड्राइड का लैटिस कैसा होगा, मगर डिफरेंट होगा। वापस सुने, रीसेंट स्टडीज हैव शोन दैट एक्सेप्ट ऑफ दीज, इनको छोड़ दूं एक बार में, ठीक है, अदर हाइड्राइड ऑफ द क्लास, दिस क्लास हैव लैटिस डिफरेंट फ्रॉम। ठीक है, गलत क्या है भाई? जिसकी डेंसिटी कम हुई है ना, जिसकी डेंसिटी कम हुई है तो मतलब लैटिस बिगड़ा है उसका। तो मैं ये कह रहा हूं कि लैटिस ऑफ मेटल इज नॉट इक्वल टू लैटिस ऑफ द मेटल हाइड्राइड। तो गलत क्या है? क्योंकि उस हाइड्रोजन ने जगह बनाई है उसकी खाली जगहों में। जो मेटल का हाइड्राइड है और मेटल है उनका लैटिस सेम नहीं है, तो ठीक है, सेम नहीं है। किनके अलावा? 1 2 4 है। निकल पीडी पीटी वाला तो पीडी और निकल आ ही जाएगा दिमाग में, क्योंकि ये 1000 गुना हाइड्रोजन ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, 1000 टाइम्स। इसका रीजन क्या है? बल्क हाइड्रोजन एब्जॉर्प्शन करते हैं ये। और सीरियम एंड एक्टिनियम, इन विचारों का प्रॉपर्टीज तो काफी हद तक एफ ब्लॉक वालों से मैच करती है, लेकिन रखे ये डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ है। अगर आपको मेरी पीरियोडिक टेबल याद आ रही हो, तो फिर मैं आपसे कह रहा हूं मेटल का लैटिस और मेटल हाइड्राइड का लैटिस, आपने कहा जी अलग अलग ही होंगे, इसमें कौन सा पढ़ने की बात है, अलग ही होते हैं, होना भी चाहिए, क्योंकि खाली जगह में हाइड्रोजन भर गई। बिना हाइड्रोजन चैप्टर पढ़े और हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ के तुम्हारा दिमाग का लेवल अलग अलग ही होगा ना। बिना चैप्टर पढ़े मैं तुमसे हाइड्रोजन के क्वेश्चन पूछूं, तुमको तो आते ही नहीं, हमें तो पढ़ने के बाद भी मैक्सिमम केस में डाउट होते हैं हम लोग, लेकिन नहीं पढ़े तो सारी डाउट होंगे ना। तो साफ सी बात है, हाइड्राइड बना और हाइड्राइड नहीं बना तो लैटिस तो अलग अलग ही होगा यार, इसमें क्या रोना है। 2 4 मेटल हैं जो हाई एडजॉर्प्शन की वजह से, क्लियर है, इनको छोड़ दें अगर बल को, तो उनका उनका फॉर्म ही जैसे हो जाता है जैसे हाइड्रोजन ही पड़ा हुआ है। अब मैं आपको जब रेडोक्स का लास्ट पार्ट सिखाऊंगा ना, तो वहां एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सिखाऊंगा, तो ये बात वहां सिखाने वाला हूं आपको। तो कुल मिलाकर ये होमवर्क है आपका। हाँ, बोलना बोलना। किसकी? हाँ, वो तो निकल पीडी पीटी है, पीटी भी साथ लिख लो, इन सबका एक ही टेंडेंसी रहेगा।
ये एक्टिनियम आता है ना बच्चे, एक्टिनम के बाद एसी के बाद तुम्हारी एक्टिनोइड सीरीज शुरू होती है ना, 89 नंबर पे आता है ना ये। तो इनकी प्रॉपर्टीज और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस होने की वजह से ऐसा कर रहे हैं। कोई एक बहुत सर्टेन ऑथेंटिक रीजन नहीं, लेकिन फिर भी लिख सकते हो प्रॉपर्टीज एंड ईसी नॉट मैच्ड, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज नॉट मैच्ड। एलिमेंट्स है सीरियम एंड एक्टिनियम। पांचवा नंबर छठा नंबर सोल्व कर लेना भाई, ये भी ऐसे होमवर्क ले लेना। लो भाई, अब चैप्टर अप्रोक्सीमेट खत्म हो गया, पानी वानी के बारे में बात चल रही है और पानी के बारे में तुम सब बातें जानते हो। क्लियर? लो जी, पहली बात वो कह रहा है वाटर इज अ क्रूशियल कंपाउंड फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल फॉर्म्स। ह्यूमन बॉडी में कितना परसेंट है और प्लांट्स में कितना परसेंट है, ये मुझे लगता है किसी भी पीएमटी का पार्ट नहीं बनेगा। इससे अच्छे क्वेश्चन है हमारे पास। आगे चलते हैं, स्ट्रक्चर की बात कर लें जिसके तुम ऑलरेडी एक्सपर्ट हो। इट इज sp3 हाइब्रिड, इट इज वी शेप्ड। अगर आप भूल गए हो तो अलग बात है, ठीक है। लो जी, बेंट भी लिख देते हैं, वेरी गुड। 104.5 डिग्री एंगल है और डाइपोल मोमेंट H2O2 से कम है, तो ये पोलर है। तभी कहता हूं कि क्लास में ध्यान बना के रखना चाहिए हम लोगों को। पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी मिलती है, इसीलिए लिक्विड है। पानी के लिक्विड होने की सबसे बड़ी वजह हाइड्रोजन बॉन्डिंग। रीजन ऑफ द लिक्विड स्टेट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे हो रही है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं जी हम लोग। वैसे इसमें लिखा है ईच ऑक्सीजन एटम कैन फॉर्म टू हाइड्रोजन बॉन्ड बाय यूजिंग each of its two lone pair of electron, thus in the liquid state H2O exist as a associated liquid। तो मैं आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई देता हूं। वैसे इसको इस तरीके से बना सकते हो आप, HOH HOH, ये एसोसिएटेड वाटर मॉलिक्यूल्स। ऐसा कुछ नहीं इसको देखकर आपको लगे यार पता नहीं क्या लिखे जा रहा है, ये सब पुरानी बातें हो गई है अब ना। और चैप्टर हमारा अप्रोक्सीमेट एंडिंग की तरफ चला गया है। और अगर आइस फॉर्म में इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखनी है तो मैं अगले पेज पे दिखाता हूं आपको। बड़ा आसान तरीका होता है, पहले वाटर मॉलिक्यूल्स आप 4 लिख लो, फिर 3 लिख लो, फिर 2 लिख लो, फिर 1 लिख लो। एक्सप्रेशन बहुत आसान हो जाएगा इसका ना। अब किसी एक वाटर मॉलिक्यूल को हाईलाइट कर लो, फिर उसके अराउंड नजर मारो। एक वाटर मॉलिक्यूल ने 4 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रखे हैं। वन वाटर
मॉलिक्यूल फॉर्म्स 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इनमें से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड by the hydrogen atoms and 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स by the ऑक्सीजन एटम। आपको दिख भी रहा होगा ना यार, दिख रहा होगा। ऐसे क्या है, जिसको मैंने हाईलाइट किया उस पानी के मॉलिक्यूल को देखो, आइस के अंदर। एक आदमी छोड़ के सीधे फ्रिज की तरफ चल पड़ा, वहां नहीं दिखेगा, यही दिखेगा बोर्ड पे। मैंने कहा पानी आइस में देखो, भाई सब स्क्रीन छोड़ के उधर चल पड़े फ्रिज की तरफ। नहीं नहीं, यही देखना है, बोर्ड पे दिखेगा। इश्मीत तो गई फ्रिज के पास पक्का। फ्रिज के पास गई थी लड़की, मुझे तो बताया सांची ने कि सर वो फ्रिज के पास गई है बर्फ लेने। मेरे को लगा सांची ने कहा था मुझे। उसको 11th पढ़नी है एक्चुअल में, तुम उसके अंदर की बात नहीं सुन पा रही, उसकी आत्मा की आवाज सुनो। तो उसको बता दो। ओके। कैसे मतलब? नहीं नहीं, वो प्यारा सा बच्चा है। ये ये इतनी हिंसक नहीं है। नहीं नहीं, ये है नहीं, हिंसक नहीं है ये। जि, जितना पार्थ हिंसक है। मतलब तुम अपनी मम्मी पापा को बदनाम कर रहा है। नहीं तो तेरे को साफ साफ बात करनी चाहिए। चलो भाई। हाँ जी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आइस में बात कर रहे हैं। आइस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग में मैंने वाटर को हाईलाइट किया। वाटर को हाईलाइट करने के बाद बताया कि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन ने बना रखे हैं, एक हाइड्रोजन बॉन्ड ऑक्सीजन ने बना रखा है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको ऑलवेज मिलना ही मिलना है। तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, चेक करना और समझना अगर आपने लिख लिया इसको तो। स्ट्रक्चर ऑफ आइस आपको दिया थोड़ा सा काम करने के लिए, मैं अब यहाँ चुप रहने वाला हूँ। लो जी, शुरू हो जाओ फटाफट। तो एक छोटा सा क्वेश्चन आपके दिमाग में सीधा बन गया। वाई द आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, पानी पे आइस तैरती क्यों है? तो उसका जवाब है, इसके अंदर ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर्स है। क्लियर ना? डेंसिटी ऑफ आइस इज लोअर देन वाटर। और सीधा सा 3 वर्ड्स का आंसर है, ड्यू टू ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर। जो भी बोर्ड पे बनाया था ना हमने। क्या मैं ये सारे वर्ड्स वापस रिपीट करूं या आपके दिमाग में एंट्री मारे? क्लियर ना? ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा क्योंकि इसका टच नहीं है हमारे पास ना, इसका टच आपको सॉलिड चैप्टर में मिलता है 12वीं क्लास में।
अब कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो फंसता ही फंसता है, कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो मुश्किल से 0.01% ऐसी लाइन आ ही जाएगी कहीं ना कहीं जो आपको इधर उधर से लिंक करेगी। हेक्सागोनल शेप अगले साल है और क्यूबिक शेप भी अगले साल है। 7 टाइप के क्रिस्टल लैटिस होते हैं, तो वो इस बार 2021 में 7 क्रिस्टल लैटिस पे क्वेश्चन भी आया था सॉलिड चैप्टर से। ये ऑलरेडी डन हो ही चुका है, मैंने बताई दिया आपको ना जिस फॉर्म में इसने बना रखा है। और इसने ना एक छोटी सी बात की कि जो कोवलेंट बॉन्ड की लेंथ है, कोवलेंट बॉन्ड की जो लेंथ है ये वाली, वो हाइड्रोजन बॉन्ड की लेंथ से श्योर है यार, वो तो शेयरिंग है, वो तो परमानेंट बॉन्ड है, ये तो अट्रैक्शन वाला बॉन्ड है, तो ये तो वीक बॉन्ड है, तो वीक बॉन्ड की लेंथ हमेशा क्या होगी, ज्यादा ही होगी। लेंथ ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड इज ऑलवेज लॉन्गर एज कंपेयर टू, अगर ट्रू फॉल्स आ गया, एज कंपेयर टू कोवलेंट, इसको क्वेश्चन ही समझ लो। लेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ये कहां से आवाजें आ रही है, किसी घर पे युद्ध चल रहा है क्या? ये तीसरी बार आई है आवाज, कहां से? अच्छा स्नेहा, क्यों पाकिस्तान इंडिया का मैच तो क्यों हो रहा? या कोई तुम्हारे मोहल्ले का सीएम तो नहीं बन गया? अच्छा मुझे लगा कोई इसके मोहल्ले से कोई सीएम बन गया, पंजाब में खाली थी ना पोस्ट सीएम वाली। चलो, लेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज लेस देन लेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। कारण ना वीक बॉन्ड है ना ये बच्चे, और विदाउट शेयरिंग वाला बॉन्ड है, अट्रैक्शन वाला बॉन्ड, मतलब अगर रीजन समझना हो तो है इसका रीजन ना, ऐसे नहीं कि हवा में बात हो रही है। डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री, उसकी वजह तुमने वैसे 9वीं 10वीं में पढ़ रखी है, यहां भी रीजन इसका समझ सकते हो। डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री, पता है क्या होएगा, एक बार पीछे चलता हूं मैं। ये जो स्ट्रक्चर बनाया था ना मैंने, 0 डिग्री पे आई आइस, मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ाया 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 तो ये बोन ना कोलेप्स करने लगे, टूटने लग गई ये वाले। जब मैं आइस का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो 1 2 3 डिग्री 4 डिग्री तक आते आते वाटर मोलिक्यूल कोलेप्स करके इन खाली जगहों को भरना शुरू कर देंगे। जब खाली जगह भरना शुरू करेंगे तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है। तो जैसे ही वॉल्यूम कम हुआ, मेरी बात सुनो ना, आइस की डेंसिटी कम थी तो केज लाइक स्ट्रक्चर था, लेकिन वो केज लाइक स्ट्रक्चर में वो खाली जगह में ओपन स्पेस में कुछ भर दो, मान लो पानी का मोलिक्यूल ही कोलैप्स करा के भर दो, तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, सॉरी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम ये खाली वाला जो तुम्हें दिख रहा है, ये लो जी हाईलाइट कर देते हैं ये वाला, ये वाटर मोलिक्यूल से भरने लग गया। जैसे जैसे आप 0 से 4 की तरफ बढ़ोगे, वैसे वैसे ये जो खाली जगह है ये वाटर मोलिक्यूल से ही भरना शुरू, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएगा ना, और वैसे वैसे इसकी डेंसिटी 4 डिग्री पे क्या जाएगी, मैक्सिमम दैट इज 1 ग्राम पर सीसी, अदरवाइज होती है 0.987 ग्राम पर सीसी। पानी की जो डेंसिटी है ना, वो ओवरऑल होती है 0.987, लेकिन 4 डिग्री पे मैक्सिमम होती है 1 डिग्री 1 ग्राम पर सीसी। तो अब रीजन पढ़ ले भाई, जो मैंने बताया लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, तो क्वेश्चन के फॉर्म में डाल लो, where the density of water is highest at 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका रीजन देखो भाई, व्हेन आइस मेल्ट्स, जो बताया था अभी मैंने, सम ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर ब्रोकन, ये लो जी आइस, ये लो जी टेम्परेचर, फिनोमिनन क्या हो गया, मेल्टिंग का, उससे क्या हो गया, देन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने शुरू हुए, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुए, उससे क्या हुआ, केज लाइक स्ट्रक्चर पार्शियली कोलैप्स कर गए। इससे क्या हुआ, जो आपके पास केज लाइक स्ट्रक्चर, आपको समझ में तो आ रहा है जो मैंने बताया था अभी, वो जो केज लाइक स्ट्रक्चर है वो धीरे 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 क्या करेगा, कोलैप्स करना शुरू करेगा, और जैसे जैसे वो कोलैप्स करेगा उसमें कुछ वाटर मॉलिक्यूल एंटर करेंगे, फ्यू वाटर molecules will
एंटर इन दोज केज लाइक स्ट्रक्चर्स, और जब उस केज लाइक स्ट्रक्चर में कुछ वाटर मॉलिक्यूल एंट्री करते जा रहे हैं तो वॉल्यूम कम होता जा रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा और डेंसिटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज। वापस बोलने की नीड है क्या? कि 4 डिग्री तक कॉन्ट्रैक्शन, वॉल्यूम की कमी कॉन्टिन्यू रहती है, उसके बाद फिर वो वेपराइज होने लगता है धीरे धीरे। जब आइस मेल्ट करेगी, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे, केज लाइक स्ट्रक्चर कोलैप्स करेगा, कुछ वाटर मॉलिक्यूल मूव करेंगे उस वैकेंट स्पेस में, जिससे आपके पास वॉल्यूम कम होने से डेंसिटी बढ़ जाएगी, और 4 डिग्री पे ये मैक्सिमम हो जाएगी। 4 डिग्री से ऊपर तो ये वेपर की तरफ जाने लगेगा, फिर वापस कम हो जाएगी 0.987 ग्राम पर सीसी। बोलो भाई, ठीक है ना? कभी कश्मीर गए हो? कश्मीर, वहां ना डल लेक है, डल लेक, वो ना सर्दियों में जम जाती है, फ्रीज हो जाती है, उसके ऊपर लोग चल सकते हैं, लेकिन आपको पता है उसके नीचे का जो पानी होता है वो लिक्विड ही होता है। तो ये लिखा है डबल डॉल्फिन में, इन विंटर सीजन आइस फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ अ लेक प्रोवाइड्स थर्मल इंसुलेशन विच इंश्योर्स द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ। मतलब मान लो बाहर का टेम्परेचर -10 हो गया, लेकिन सरफेस तो क्या बन चुकी है, आइस बन चुकी है, तो 0 से नीचे टेम्परेचर जाएगा नहीं, तुमको थर्मल इंसुलेशन मिलेगा। फिर वापिस सुन लो, ये आपके पास एक लेक का सैंपल ले लेते हैं, ये आइस बना हुआ है, लेकिन इसके नीचे क्या है, लिक्विड है। यहां टेम्परेचर बाहर का -10 डिग्री है, लेकिन आइस थोड़ी -10 डिग्री भी जाएगी यार, ये तो 0 डिग्री पे आइस है। तो यहां जो आपके पास देखो, फिश का एक फोटो बना रहा हूं मैं, देखना फिश ऐसी होती है क्या, सुंदर बनी क्या? चलो, इसको थर्मल इंसुलेशन दिया इन्होंने, नहीं तो बेचारी ये भी मर जाएगी। तो ऊपर जो आइस बनी ना, इस पे तुम कूद सकते हो, खेल सकते हो, डांस कर सकते हो, बल्ले बल्ले कर सकते हो। नहीं नहीं, काफी सॉलिड होती है, लोग चलते हैं उस पे। डल लेक पे सर्दियों में लोग चलते हैं, वहां खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं लोग, ऐसे ऐसे फोटो है, नेट अभी क्लास खत्म हो तो सर्च कर लेना, लोग उस पे खेलते हैं बकायदा। बोलो जी। नहीं, उसको तो सब तरफ से, और कितना आसान क्वेश्चन पूछ लिया, इसका जवाब सब बच्चों के पास है। उसको तो सब तरफ से कूलिंग मिलती है ना, जो तेरे पास एक सेकंड सिर्फ, मेरी बात पूरी होने दो, 1 मिनट सिर्फ ना। तो ये तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसका जवाब है मेरे पास और तुम्हारे पास भी है। वो जो लेक है ना, उसका सारा पार्ट तो जमीन के अंदर है ना, ऊपर वाला पार्ट ही तो एटमोस्फेयर के टच में, उसकी सरफेस सिर्फ। तो तुमने जो पानी का कंटेनर रखा अपने फ्रिज में, तो उसका तो सारा के सारा टच में है, तभी तो सब तरफ से कूलिंग होकर उसका सॉलिड बनता है। लेकिन आपको पता है उसकी स्टार्ट कहां से होती है? हाँ, समझ आ गई बात? क्योंकि उसको ज्यादा कूलिंग मिल रही होती है ना, वहां कंटेनर नहीं है, डायरेक्ट कूलिंग मिल रही है उसको, वही वहां हुआ। इतना इनफ होता है उनको ना, जितनी ऑक्सीजन घुली रहती है ना उसमें, वैसे भी ऑक्सीजन में ऑक्सीजन कहाँ घुलती है ज्यादा, लेकिन जितनी घुलती है उनके लिए मोर देन सफिशियंट है। तुमने देखा होगा कि ना कुछ लोग ना गलियों में, अब तो बैन बून कर दिया गवर्नमेंट ने, गलियों में ना खेल दिखाने आते थे, साइकिल चलाते रहते थे घूम घूम के 7-8 दिन तक। फिर वो पता है क्या करते थे, एक ना जमीन में ना गहरा गड्ढा सा खोद के उसमें ना 7 दिन के लिए उसको समाधि दे देते थे, ऊपर से ढक देते थे। 7 दिन बाद आदमी जिंदा निकल आता था, लोग कहते हैं अब बिना ऑक्सीजन के, और वो उतनी ऑक्सीजन उसको है सिलेंडर जितनी दे रखी है उसको।
अब मान लो आप 4x4 का एक टंकी के बराबर गड्ढा खोद के ना उसके अंदर बंदे को रख दो 3-4 दिन के लिए, तो जी लेगा आराम से, क्योंकि ऑक्सीजन तो इतनी अवेलेबल है ना। उसके बाद फिर ऑक्सीजन की कमी होनी शुरू होगी उसको। हाँ करते हैं। मैंने देखा है। वो एक बंदा ना ऐसे, मतलब 7-8 की टीम आती थी, एक बंदा साइकिल चलाता रहता था पैसे इकट्ठे करने के लिए, ऐसे गोल गोल साइकिल घुमाना। फिर एक दिन वो क्या करते थे, उस गड्ढा खोद के उसमें रख देते थे उसको, फिर उसको 3-4 दिन बाद निकालते थे। ऐसा ऐसा कारण मैं उन लोग कहते थे बिना ऑक्सीजन के कैसे जी रहा है, और जितना उसको जगह दी उतनी तो ऑक्सीजन थी ना, खाली तो नहीं था। ये होमवर्क है अभी तुम्हारा, एग्जाम्पल नंबर 10, केमिकल प्रॉपर्टीज। शुरू करें भी केमिकल प्रॉपर्टीज। हाँ भाई, केमिकल प्रॉपर्टीज। लोग, मुझे लगता है ना अभी भी लोग जियो के डेटा भी जीतते हैं ना, उनको बस 1.5 GB खत्म, उसके बाद वो ना बस चादर ओढ़ के रहते हैं इसी में। उन्होंने अभी तक सीखा नहीं क्लास पूरी लगानी, उनको बस ये मतलब होता है चाहे पहले केमिस्ट्री लग जाए, पहले जूलॉजी लग जाए, बॉटनी लग जाए, बस 1.5-2 क्लास लगाओ, उसके बाद चैन की नींद सो जाओ। पर सोचो यार, अगर तुम ऑफलाइन होते तो कम से कम 10-12-15 हजार रुपए हर महीने पीजी का खर्च कर रहे होते ना। अब 300-400 रुपए डेटा का खर्च कर दो यार। हद है यार। अभी वापिस हो जाएंगे। चलो, चलो ये तो अच्छी बात है फिर। नहीं है नहीं ना, मतलब वो मजे वाली बात नहीं। अब जैसे ये चेहरे मेरे को दिख रहे हैं ना, बस ये चेहरे फिक्स ही हैं, इसके अलावा कोई बहुत बड़ा चेंज मुझे दिखेगा नहीं। क्या कह रहे हो? हाँ, और सोचो। अरे वो ऊपर पेरेंट्स देखो ना यार, मतलब उन पे कंट्रोल ही नहीं उनका। नहीं तो कान के नीचे दो मारी हो तो सेट हो जाए अपने आप ही। हम्म? पैसे खर्च कर रहे हैं यार। हाँ भाई। जो लास्ट की क्लास में अगर 58 रह जाते तो क्या पढ़ते होंगे यार। उधर से वो सब्जेक्ट भी छोड़ दिया उन्होंने। एम्पोट्रिक नेचर की बात हो रही है, अभी ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहली बात, अगर प्योर फॉर्म में पानी है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, सबको पता है। ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट है प्योर फॉर्म में, इतना तो सबको पता है। इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड हैज एबिलिटी टू एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस। लो जी, वाटर एक्सेस एसिड एज वेल एज बेस। कैसे? चेक कर लेते हैं जी। पानी को अगर मैं अमोनिया बेस में डाल दूं तो ये अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा, तो OH माइनस, और ये एक्सेप्ट कर गया। इसका उल्टा गेम, पानी को अगर मैं HCl में डाल दूं तो ये H एक्सेप्ट करेगा। तो बेस के साथ एसिड, एसिड के साथ बेस, बेस के साथ एसिड, एसिड के साथ बेस, तो नेचर कैसा हुआ? बोथ। एक वर्ड सुना होगा ना आपने, एम्फीबियन। वो जो स्टार्ट के 3-4 लेटर्स हैं वो एम्पोट्रिक से मैच कर रहे हैं, बोथ। एम्फीबियन या एम्पो, एम्पो मतलब बोथ नेचर, एम्पो मतलब बोथ नेचर, एसिडिक भी और बेसिक भी है। चलो भाई, रेडोक्स रिएक्शन, ये तो तुम्हें पता है, मेटल मेटल के साथ जब इसकी रिएक्शन कराओगे तो रेडोक्स रिएक्शन तुम्हें दिखेंगे दिखेंगे। नंबर 2 पे लिख रहा हूं जी, रेडोक्स रिएक्शंस। सोडियम प्लस वाटर, इसको कंप्लीट कर सकते हो। प्लस हाफ ऑफ हाइड्रोजन, सोडियम जीरो से किसमें चला गया? +1। और ऑक्सीजन -2 से कहां चला गया? जीरो। तो हुआ ना रेडोक्स रिएक्शन। ठीक है भाई। सिमिलरली तुम्हारा
नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, फ्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल, फ्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल, तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यह -1 हो गया है। यहां आपके पास ऑक्सीजन का -2 है, यहां 0 हो गया है। और पुरानी बात याद करवाऊं मैं, जिसके अंदर हम लोग एलिमेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ते थे, मोर एक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेसेस लेस एक्टिव एंड मोर एक्टिव नॉन मेटल कैन डिस्प्लेसेस द लेस एक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम कंपाउंड्स। तो यहां सोडियम एक्टिव था, हाइड्रोजन को बाहर कर दिया, यहां फ्लोरीन एक्टिव था, ऑक्सीजन को बाहर कर दिया। अपने रेडोक्स चैप्टर से कंपेयर कर लो ना, तो आसान हो जाएगा। ये तुम्हारी बोटनी की रिएक्शन आई एक, जिसमें टीचर तुम्हें बताते हैं फोटोसिंथेसिस हो गया बोटनी के अंदर, अभी हुआ नहीं है, ये 10th में की हुई रिएक्शन। तो जल्दी से लिख लो अपनी कॉपी में, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन इन विच वाटर इन्वॉल्व्ड, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन इन विच वाटर इन्वॉल्व्ड। लो जी, फर्स्ट वाले में मेटल डिस्प्लेसमेंट ने, मेटल ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया, और दूसरे में फ्लोरीन ने नॉन मेटल है तो ऑक्सीजन को डिस्प्लेस किया। मोर एक्टिव डिस्प्लेसेस लेस एक्टिव। नेक्स्ट हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस है, फिर हाइड्रेट फॉर्मेशन है, एंड देन आफ्टर ये एक दो आपके पास एग्जांपल है, फिर हैवी वाटर है। ठीक है जी। और हैवी वाटर की रिएक्शंस, अगर वाटर की रिएक्शन पढ़ लोगे ना, बस एक सेकंड देना मुझे ध्यान से भी। देखो, पानी के और D2O के कंपैरिजन तुम्हें कल वाले फिनोमिनन से क्या लगता है, एच डी और टी में से ज्यादा हैवी प्रॉपर्टीज, चाहे बीपीओ एमपीओ ये हो, वो सब कुछ ज्यादा किसके बारे में था, मतलब हैवी आइसोटोप का ना। तो वही हालत यहां पर है, D2 और पानी में से D2O विस्कोसिटी, एवरीथिंग इज ग्रेटर फॉर D2 एज कंपेयर टू वाटर। तो इसलिए मैं बच्चे से बोलता हूं, जब आप सिंपल पानी और हैवी वाटर को कंपेयर, हार्ड नहीं, हैवी 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 वाटर को कंपेयर करते हो, एच और डी को कंपेयर करते हो, तो मैक्सिमम रिएक्शन किससे मैच करती है, विद डी। अब देखो ना, पानी का और D2O का बीपी किसका ज्यादा है, एमपी किसका ज्यादा, हर एक चीज किसकी ज्यादा हो रही है, कंडक्टिविटी को छोड़कर। ठीक है भाई, सिर्फ इसको छोड़कर। D2O इज नॉट गुड सोलवेंट, सिंपल वाटर इज गुड सोलवेंट। आपको याद है टर्म मैंने केमिकल बॉन्डिंग में आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताया था, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका भी ज्यादा हो अच्छा सोलवेंट, तो हैवी वाटर इज नॉट द गुड सोलवेंट, हैवी नॉट हार्ड, हैवी D2। तो जनरल बात थी, मान लो आप क्वेश्चन करोगे ना आप, अब आप मैक्सिमम एलिजिबल हो गए, इक्का दुक्का क्वेश्चन को छोड़कर पूरा आरपीएस, पूरा असाइनमेंट, पूरा बुक के क्वेश्चन कर लो। कल वाले आधे घंटे में हम आरपीएस कंटिन्यू करते हुए, फिर हम बुक पे कंप्लीट करते हुए असाइनमेंट की तरफ चलेंगे। ठीक है ना, तो बस 1-2 मिनट और है, मैं वापस वहीं चलता हूँ और वहां फिर बात को खत्म करेंगे। हाँ जी, बोलना। बिल्कुल परफेक्ट बोल रहे हो बच्चे, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होएगा, उतनी उसकी सोल्यूशन पावर, उतनी उसकी सोल्यूबिलिटी वाली पावर ज्यादा हुई। ये सोलवेंट का होता है ना ऑलवेज। ठीक है, चलो एक दो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन लिख लेते हैं, फिर क्लास खत्म कर देते हैं आपकी। और चैप्टर अप्रोक्सीमेशन एंडिंग हो चुका है ना, अप्रोक्सीमेशन मतलब 98% खत्म है। और कल हम रेडोक्स का लास्ट वाला पार्ट भी शुरू कर ही लेंगे। लो जी, हाँ वो इक्का दुक्का दिन दिया ना, वो मैनेज नहीं हो रहा था इन लोगों से, तो शायद वो कोई इंट्रोडक्शन की बात हो जाए, हाइब्रिड स्टेट की बात हो जाए, और टाइप ऑफ कार्बन्स। और एक बात मैं आपसे बोल दूं, जितने लोग अभी क्लास में हैं सब, कोई भी सिंगल डे भी ना छुट्टी मत मारना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। नहीं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हें 11वीं 12वीं की ना तुम्हारे दिमाग से इतनी बाहर हो जाएगी, तुम्हें दुनिया का कोई बंदा आके नहीं समझा सकता। तुम्हारी रेगुलरिटी उसको मेंटेन रख पाएगी। बस ये हमेशा के लिए समझ लेना, कहीं लिख के रख लो कि ऑर्गेनिक में नो
छुट्टी, बात खत्म। इनऑर्गेनिक में चल सकती है, इक्का दुक्का मैनेज कर लेता बच्चा, ऑर्गेनिक में छुट्टी मैनेज करनी मुश्किल हो जाएगी। फिर आप अगर स्टार्ट के 2-3 दिन एबसेंट हो, फिर बाद में लगातार ही एबसेंट हो जाना, फिर आप, फिर फायदा ही नहीं ऑर्गेनिक की क्लास लगाने का, आपके दिमाग से गायब हो जाएगी। नहीं नहीं, ये वाले लास्ट के 2 दिन भी लगाने, तुम क्या छुट्टी करने की सोच रही? लास्ट के 2 दिन भी, लास्ट के 2 दिन भी ऑर्गेनिक है? ये कंफर्म कर रही है कि चलो इन दोनों छुट्टियां कर सकते हैं हम लोग? हाँ आएगी ना। क्या कह रही है अंशिता? तो पार्टी वार्टी में जाना होगा स्मित जैसे? चलो बता देना जी। तो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन से हम कल स्टार्ट करते हैं, फिर मुझे लगता है तुम लोग ना बेचैन हो रहे हो। ठीक है, चलो जी, अभी करता हूँ बच्चे। ओके बच्चे, ओके। ओके जी, ओके बेटा।